हेलो, मैं चेतन लाल रेड्डी, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सापरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो तीसरा अध्याय है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अर्थात सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमने पूर्व के अध्याय में समाजशास्त्र की प्रकृति, अर्थ, परिभाषाएं के बारे में जिक्र किया था। आज हम उसके पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य के जो चारों ओर समय समय पर अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं और इन घटनाओं से प्रभावित होकर ही उसने अनेक अध्ययन प्रारंभ किए, जिसके परिणाम स्वरूप विज्ञानों का विकास किया गया, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि विभिन्न विषयों से जुड़े हुए जो विज्ञान है, एक ही घटना या समान घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि जब समान और एक ही घटना, तथ्य, आंकड़ों एवं सामाजिक वास्तविकताओं का अध्ययन अलग अलग विज्ञान करते हैं, तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो विभिन्न विज्ञानों की पृथकता को बनाए रखने में योग देती है? तो इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं एवं तथ्यों को देखने, समझने का एक अपना नज़रिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक संदर्भ परिधि होती है। उसे ही उस विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में अपराधी व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्रीय सामाजिक दृष्टिकोण अर्थात नज़रिए से, और अर्थशास्त्री जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से, इसी प्रकार राजनीति शास्त्री राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मानसिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। तो ये एक घटना को जो है विभिन्न विज्ञान अलग अलग दृष्टिकोण, नज़रिए या परिप्रेक्ष्य से देखने एवं अध्ययन करते हैं। तो इन विज्ञानों का जो परिप्रेक्ष्य है, संदर्भ परिधि है, वो अलग अलग होती है, जो उन्हें विशिष्टता या निष्पक्षता प्रदान करने में सहायक होती है। अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अगर विस्तार से समझने है तो उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समाजशास्त्र के लिए जो शब्द काम में लिया गया अध्ययन का, वो है परिप्रेक्ष्य अर्थात पर्सपेक्टिव। तो उस पर्सपेक्टिव का अर्थ क्या है, ये हमें जानना आवश्यक है। पर्सपेक्टिव जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है परिप्रेक्ष्य, और पर्सपेक्टिव शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू, यानी ऊपर से नीचे तक देखना, या दूसरे शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ है एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना। तो सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या अन्वेषण करना होता है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष नज़रिए या दृष्टिकोण से करता है, तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। सभी विषय का घटना के अध्ययन का अपना विशेष ढंग होता है, तरीका होता है, दृष्टिकोण होता है। तो इस ढंग, तरीके या दृष्टिकोण को परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। तो परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित, विशिष्ट दृष्टिकोण, आयाम या पहलू होते हैं। अतः उसके व्यवस्थित विश्लेषण के लिए
उसे निश्चित सीमा या परिधि में बांधना आवश्यक है। इस हेतु एक घटना के भिन्न भिन्न संदर्भों को अलग अलग किया जाता है एवं एक संदर्भ अथवा अध्ययन का दृष्टिकोण एक विज्ञान या विषय के अंतर्गत आता है और इससे उसके अध्ययन की जो सीमा है वो निर्धारित हो जाती है। इसे ही हमें क्या कहते हैं, संदर्भ परिधि कहते हैं। तो ये जान लेना आवश्यक है कि किसी भी विषय को समझने के लिए उसका परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण एवं संदर्भ परिधि को जानना आवश्यक है। तो परिप्रेक्ष्य का आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। एक दृष्टिकोण होता है, एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है, एक विशेष ढंग होता है जो हर विषय में होता है और हर विषय उसको उसी नज़रिए से उसको ऊपर से नीचे देखता है। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की जो परिभाषा है या जो अर्थ है उसको हमें जानना आवश्यक है। जब हम इसकी परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में की परिभाषा क्या है। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की जो परिभाषा है वो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी है। इसमें पहला नाम है थियोडोर सोन ने एंड थियोडोर सोन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया था, परिभाषा दी थी कि मूल्य, विश्वास, अभिव्यक्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं जिसके अनुसार वह परिस्थिति या निरीक्षण या अवलोकन करता है, वो परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो क्लियर, ये परिस्थिति का निर्धारण या अवलोकन करना का जो तरीका है वो थियोडोरसन के अनुसार है। अर्थात एक संदर्भ परिधि एक से दूसरे निकट रूप से जुड़ी हुई है, ऐसा थियोडोरसन का कहना है। तो ठीक से समझ लेने के लिए संदर्भ परिधि को यह आवश्यक है, जिन्होंने कहा कि किसी बिंदु के दृष्टिकोण, मानदंड या अवधारणाओं की व्यवस्था को लेकर कोई व्यक्ति या समूह अपने अनुभव, ज्ञान तथा व्याख्याओं को संगठित करता है, उसे ही संदर्भ परिधि कहते हैं। तो व्यक्ति के मूल्य हुए और सामाजिक प्रतिमान जिसमें प्रथाएं, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, परंपराएं आदि आती है, ये सामाजिक परिस्थिति में उसके अवलोकन एवं निर्णय को प्रभावित करते हैं। इन्हें इन्होंने संदर्भ परिधि कहा। दूसरा नाम आता है जी.एल. लुंडबर्ग का। इन्होंने भी बताया कि हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था ही संदर्भ परिधि के निर्माण में योग देती है। आदतों की व्यवस्थाओं को स्पष्ट करते हुए इन्होंने बताया कि ये लोक भाषा में होती हैं तथा इन्हें विश्वास, सिद्धांत या जीवन दर्शन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये स्पष्ट है कि परिप्रेक्ष्य मानव द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्य, सीमाओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया दृष्टिकोण है, ये लुंडबर्ग ने कहा। इसी प्रकार इलोय चिनॉय ने भी इसकी परिभाषा दी है और कहा है कि किसी भी विषय का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें प्रयुक्त होने वाली अवधारणाओं से ज्ञात किया जाता है। तो कहना था इनका कि किसी भी विषय या विज्ञान को समझने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि उसमें किन किन मौलिक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इन अवधारणाओं को समझ लेते हैं तो उस विज्ञान की प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य को जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये इलोय चिनॉय ने कहा। इसी प्रकार गुड्डे एवं हार्ट का भी ये मानना था कि किसी भी घटना, स्थिति या वस्तु का अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी विषय या विज्ञान की परिभाषा अध्ययन का क्षेत्र, इसकी प्रकृति, विज्ञान, अवधारणाएं आदि उसके परिप्रेक्ष्य को तय करती है। तो प्रत्येक विज्ञान में घटना के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित न करके केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सभी वैज्ञानिक अपने अपने विषय के विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किसी एक ही घटना या लक्ष्य का अध्ययन करते हैं और ज्ञान की वृद्धि में योग देते हैं, ऐसा गुड्डे एवं हार्ट ने कहा। अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को
प्रमुखतः वैसे दो भागों में बांटा गया है। प्रथम समाजशास्त्रीय समाज, समूह, सामाजिक अंतरक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और इनमें होने वाले प्रयत्नों का अध्ययन करते हैं। ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इन परिवर्तनों में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सहयोग, एकीकरण, संगठन आदि घटती है और ये बढ़ती है। तो वे इस दृष्टि से भी अध्ययन करते हैं कि इनमें कहीं अव्यवस्था, विघटन, असंतोष, तनाव, संघर्ष आदि तो नहीं बढ़ रहे हैं, पहली। दूसरी, समाजशास्त्री दूसरी जो बात वो ये देखता है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अलावा अन्य सभी घटनाओं, तथ्यों या वस्तुओं का अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से करते हैं। वो ये पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि ये अन्य घटनाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। अध्ययन के इस पक्ष पर अनेक समाजशास्त्री, विशेषतः इनोय, चिनोय, लुंडबर्ग, गुड्डेहार्ट आदि ने भी जोर दिया। तो जब हम यहाँ समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध रखने वाले सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है के दृष्टिकोण का भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से ये किस प्रकार से भिन्नता रखते हैं, क्योंकि दूसरे जो शास्त्र है उसके नज़रिए से भी हम इसका समझने का प्रयास करेंगे। तभी हम ये समझ पाएंगे कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और दूसरों सब्जेक्ट के जो विषय हैं उसके परिप्रेक्ष्य में क्या भिन्नता है। तो राजनीति शास्त्र की बात करें तो हमें ये पता है कि राजनीति शास्त्र ही की जो मुख्य रुचि है वह सत्ता के अध्ययन है और इस शास्त्र के द्वारा राज्य तथा राजकीय प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। तो राजनीति शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और यह सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। तो राजनीति शास्त्र वस्तु या घटना का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करेगा कि उसका शक्ति संबंधों, सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां राजनीतिक शक्ति संबंधों और सरकार को अपने अध्ययन के लिए विशेष चुनता है, वहाँ समाजशास्त्री राजनीतिक व्यवहार में रुचि लेता है। जैसे वोट देने संबंधी व्यवहार है, विभिन्न राजनीतिक समाजों के बारे में समस्या, सामान्य जो अभिवृत्तियाँ हैं और मूल्यों में वो रुचि लेगा। इसी प्रकार राजनीतिक आंदोलन एवं ऐच्छिक संगठनों की सदस्यता तथा निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है आदि में वो रुचि लेता है। तो समाजशास्त्र में सभी प्रकार के जो सोशल रिलेशंस है का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार समाज, सरकार सहित विभिन्न संस्थाओं के अंतर संबंधों के अध्ययन पर भी जोर देते हैं। अर्थात यानी कि राजनीति शास्त्र जो है सरकार के अंतर्गत चलने वाली जो प्रक्रिया है के अध्ययन से संबंधित है। तो कई ऐसे विषय भी हैं जिनका राजनीति शास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने दोनों को अध्ययन किया है, लेकिन उनके जो परिप्रेक्ष्य में वह भिन्नता रही। इसी प्रकार अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है, मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाओं या व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन भी कहा जाता है। इस शास्त्र के द्वारा व्यक्ति के धन के उत्पादन और वितरण और उपभोग से संबंधित जो व्यवहार उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। धन से संबंधित जो मानवीय क्रियाएं या गतिविधियां हैं को प्रमुखता से देने के कारण ये धन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है। अर्थशास्त्र किसी वस्तु का अध्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करेगा और यह वह पता लगाने का कोशिश भी करेगा कि वह वस्तु कितने में खरीदी और कितने में बेची गई तथा उससे बेचने वाली को क्या लाभ और हानि हुई। तो अर्थशास्त्रियों की जो आर्थिक घटनाओं के संबंध में जो भविष्यवाणी करने की क्षमता है वो अपूर्ण होती है।
और इसका कारण ये है कि व्यक्तिगत प्रेरणाओं या प्रयोजनों तथा संस्थात्मक बाधाओं जैसे कारकों के आवश्यक जो महत्व है वो नहीं दे पाते। समाजशास्त्री अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर इसका अध्ययन करने में विशेषतः सक्षम है, क्योंकि समाजशास्त्री ये भी देखते हैं कि मनुष्य वस्तुओं की जो मांग है, पूर्ति है और कीमत है पर प्रतिष्ठा, परंपरा और मूल्य का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन और प्रोत्साहन का क्या संबंध है, आदि बातों को ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखा नहीं गया। अब बात आती इतिहास की। अगर हम बात करें तो इतिहास घटनाओं के क्रम को बताता है, भूतकाल की जो विशिष्ट घटनाओं का वर्णन भी करता है और उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना भी करता है। यानी कि दूसरे शब्दों में इतिहास उस क्रम का पता लगाने का प्रयास करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई। व्यवहार का क्रम अनुसार समय व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास है। तो इतिहासकार उस क्रम का पता लगाने का प्रयास करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई। दूसरी ओर समाजशास्त्री एक ही समय में घटित होने वाली घटनाओं के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को प्रकट करने में रुचि लेता है। जहाँ इतिहासकार अपने को भूतकाल के अध्ययन तक सीमित रखता है, वहाँ समाजशास्त्री समकालीन घटनाओं के अध्ययन को महत्व देता है। तो इतिहासकार विभिन्न काल में संस्थात्मक स्वरूप जैसे भूस्वामित्व या परिवार में स्त्री पुरुष के संबंधों में होने वाले परिवर्तनों में रुचि नहीं रखते। इस प्रकार संस्थात्मक स्वरूपों में होने वाले परिवर्तन और संबंधों पर समाजशास्त्री अपना ध्यान विशेषतः केंद्रित करते हैं। ये सारी बातें इतिहास के अंतर्गत हम देख सकते हैं। अब बात आती है साइकोलॉजी की, अर्थात मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था होती है, उसी प्रकार मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय क्या होगा? व्यक्तित्व। मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, न कि उसकी सामाजिक परिस्थिति। तो मनोविज्ञान में जो संवेग है, प्रेरक है, चालकों है, प्रत्यक्ष बोध है, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने को प्रेरित करती है। तो ये मानसिक प्रक्रियाएं ही व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण करती हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो होता है व्यक्तित्व के अध्ययन पर विशेष जोर देते हैं और समाजशास्त्री समाज और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन पर। तो समाजशास्त्र तो ये जानने का विशेष प्रयत्न करता है कि एक समाज में लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पर यह व्यवहार लोगों की संस्कृति, उसके सामाजिक संगठन, उसकी स्थिति परिस्थिति आदि कारणों से कितनी प्रभावित है। साथ ही उस समय उस व्यवहार को किस रूप में संगठित किया जाता है। जनमत है, भीड़ व्यवहार है, जैसे दंगे, राजनीति या धर्म के क्षेत्र में जन आंदोलन आदि के अध्ययन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच अंतर जो वो लगभग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से मनोविज्ञान के अंतर्गत भी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन देखा गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई होती है। अब अंत में हम मानवशास्त्र की बात करें तो यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, तो विश्व के किसी भी भाग में जो निवास करने वाले आदिम मानव के जीवन के सभी पक्ष जो है उसका अध्ययन इस एंथ्रोपोलॉजी में यानी कि मानवशास्त्र में किया जाता है। जब हम मानवशास्त्र पर संस्कृति के विज्ञान के रूप में विचार करें तो उस समय मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जब मानवशास्त्र आदिम मानव का अध्ययन करता है, वहाँ समाजशास्त्र अधिक उन्नत सभ्यताओं का अध्ययन करता है। तो मानवशास्त्री समाजों का अध्ययन उसके समान रूप में यानी समग्र रूप में उनके विभिन्न पहलुओं का ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं, परंतु समाजशास्त्री किसी समाज के भागों का अध्ययन करते हैं। वे साधारणतः कुछ संस्थाओं जैसे परिवार या किसी प्रक्रियाओं से जुड़े मानसिक गतिशील सामाजिक गतिशीलता आदि का अध्ययन करते हैं। तो यानी कि इन सब बातों से ये स्पष्ट है कि विभिन्न विज्ञानों का जो अपना अपना परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण है, क्षेत्र है, विषय वस्तु है। तो समाजशास्त्र का भी अपना एक परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण है और अध्ययन क्षेत्र है। तो अभी तक जो हमने समझा वो ये था कि जो परिप्रेक्ष्य है
जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, जो तरीका है, जो ढंग है, वो सब विषयों का अपना अलग अलग है। तो इससे हमें आज ये समझ सकते हैं इस बात को कि परिप्रेक्ष्य क्या कहलाते हैं। तो अब नेक्स्ट पीरियड में हम आगे करेंगे उसके लिए।